पिछले एग्जाम में ये किया था कि बुक उठाई और जो क्वेश्चन थे बस उसके आंसर रटे। अभी तो आपसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, हम बसौली शैली के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है बसौली शैली को हम समझेंगे, क्योंकि हमने पहाड़ी शैली किस प्रकार से पहाड़ों पर जो पहाड़ी वादियों में जो पनपी एक जो शैली है उसको हमने पहाड़ी शैली के नाम से जाना, और साथ ही ये पहाड़ी कलम के नाम से भी जाना ये जानी गई, और इसका अगर हम कहें तो जम्बू कलम के रूप में भी ये जानी गई, और इसे हिमालयन शैली के रूप में भी। देखिए अगर हम कहें जैसे आपने कहा कि क्या कहा है, पहाड़ी शैली को हिमालयी शैली के रूप में। जी सर, हिमालय शैली और हिमालयी जम्मू कलम के नाम से। शैली और साथ ही जम्मू कलम के नाम से भी ये क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। अब एक चीज बताइए, ये बसौली शैली, ये पहाड़ी शैली की सबसे पुरानी शैली किसे कहा जाता है? बसौली शैली। ये सबसे जो प्राचीनतम जो शैली रही वो आपकी कौन सी रही? बसौली शैली क्या है, सबसे प्राचीनतम ये रही। अब देखिए जब हम बसौली शैली की बात करते हैं तो जो पहाड़ी राज्यों में जिस प्रकार से कला शैली के रूप में जो सबसे पहला जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है आपका? बसौली शैली, या कहें बसौली राज्य से हमें प्राप्त होता है। हम इसे बसौली राज्य भी कहते हैं, ठीक है। बसौली राज्य के अंतर्गत ही ये शैली का क्या हुआ, जन्म हुआ। और बसौली शैली का जो विकास की अगर हम बात करते हैं तो इसका विकास किसके समय में हुआ? विकास किसके समय में हुआ बताइए? सर वो कृपाल सिंह के समय में। राजा ये कृपाल सिंह थे। इस सन है कुछ पता है कि ये इससे इतने सन तक ये रही होगी? नहीं है। तो आपको बता दूं ये 1668 से 1668 से ये आपके 1695 के मध्य में क्या रहा, इनका ये शासन रहा, ठीक है। कहीं पर ही आपको ये दिया जा सकता है, कहीं पर ही 1600, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, 1678 भी दिया जा सकता है और 1668 भी दिया। तो जो इसका जो सही है वो आपका 1668 से 1695 के मध्य का ये शासनकाल इन्होंने रहा। तो जब राजा कृपाल सिंह की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं के समय में क्या हुई, ये बसौली शैली क्या हुई, एक नया आयाम इसको मिला। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान जिस राजा का रहा वो राजा कृपाल सिंह का रहा। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि बसौली शैली का जो विकसित करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो आपका कृपाल सिंह का रहा। और इनके समय में बसौली ने क्या, जो जितने भी इसके जो निजी विशेषताएं थी ना, इस शैली की जो बसौली की जितने भी निजी विशेषताएं थी उन विशेषताओं को इसने क्या करा, अडॉप्ट किया, उनको ग्रहण किया। और इस शैली की अगर बात करें बसौली शैली में, अगर हम प्राथमिक रंगों की अगर बात करें तो देखिए बसौली शैली में ही जो प्राथमिक जो रंगों का क्या किया गया, इसमें रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। लाल, नीला और पीला। इन रंगों का सारथी रूप में अगर हम कहें जो प्रमुखता से जो प्रयोग किया गया है वो आपके बसौली शैली के अंतर्गत ये किया गया है, याद रखिएगा। अगर हम बसौली शैली की अगर हम पृष्ठभूमि को देखते हैं या ये क्षैतिज चीजों को देखते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं क्षैतिज जो, अगर हम क्षैतिज देखिए, क्षैतिज पृष्ठ पर अगर देखें तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? पीले रंग का रूप में सबसे ज्यादा आपके जो क्षैतिज किसे कहते हैं, जो सतह में जो सारथी रूप में जिसका प्रयोग किया गया है वो आपकी कौन से रंग का प्रयोग किया, सारथी रूप में अधिक प्रयोग किया गया है, आपके पीले रंग का अधिक यहाँ पर किया गया, प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इस बसौली शैली की अगर हम बात करें, बसौली शैली में जो आभूषण होते थे, मोतियों को भी कहीं न कहीं प्रदर्शित किया गया है। आभूषणों को और साथ ही मोतियों को इसमें क्या गया, प्रमुखता से इनका प्रयोग किया गया है। बसौली शैली में इनका प्रदर्शन या कहें ये किया गया। और अगर हम बसौली शैली को देखें तो बसौली शैली में सफेद रंग का भी कहीं ना कहीं
प्रयोग किया गया है, सफेद रंग का जो प्रयोग किया गया है, आभूषणों को किस प्रकार से चित्रांकन किया गया है, आभूषणों को किस प्रकार से चित्रित करके उनमें जिस प्रकार से पन्ना होता है ना, जैसे आभूषण होता है, आभूषण में पन्ना होता है, जानते हो पन्ना का भी प्रभाव इसमें हमें देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो कीट पतंगों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं चमकीले रूप में दर्शाया गया है। उनमें कहीं ना कहीं जो कीट पतंगे होते थे तो उनमें क्या करते हैं, उसमें एक भाव लाने के लिए चमकीले छोटे छोटे करके चमकीले कणों का इसमें प्रयोग किया जाता था। और बसौली की शैली की अगर हम बात करें तो बसौली शैली कहीं ना कहीं अपने आकर्षण की बात करूं, जो इसका आकर्षण था और रंगों का मैं कहीं ना कहीं जो ललित कला के रूप में अगर कहें, ललित पूर्ण रूप से चित्रांकन इसमें किया गया। और पश्चिम भारत की अगर बात करें, पश्चिम भारत में चित्रित की गई जो चौरा पंचासी का नाम सुना है आपने? सुना है, बताइए। जो जी जी जी, अगर हम पश्चिम भारत की बात करते हैं, पश्चिम भारत में चौरा पंचासी का जो हम ये होता है, चौरा पंचासी का क्या किया गया है यहाँ पर, जो चौरा पंचासी का क्या है आपको पहले बताओ। चौरा पंचासी का एक ग्रंथ है ना? हाँ, ये एक चित्रित ग्रंथ है। ये इसके समान हमें क्या मानी जाती है, बसौली शैली की विशेषताएं कि ये माने जाते हैं। जब हम बसौली शैली की अगर हम बात करते हैं तो बसौली शैली के जो चित्रकार रहे हैं उनका जो प्रिय विषय जो रहा, वो प्रिय विषय क्या रहा पता है आपको? जो बसौली शैली के जो चित्रकार थे, चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा? कभी क्वेश्चन बनता है प्रिय विषय क्या रहा, बताइए, जानती है कुछ? नहीं कर। देखिए उनका जो रहा भानुकृत रस मंजरी, रस मंजरी इनका क्या रहा? प्रसिद्ध ये विषय रहा। किनका रहा? रस मंजरी। आपके जो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बसौली शैली में, ये फोन काट दीजिए, जो रहा तो उनका विषय अगर हम बात करें तो प्रमुख विषय की अगर बात करें तो उसमें रस मंजरी या भानुकृत जो रस मंजरी के रूप में हमें क्या रहा? ये प्रमुख रहा। जहां पर हम चित्रण की बात करते हैं, सर्वप्रथम अगर जो चित्रांकन हुआ था तो वो प्रथम किस शैली में हुआ? सर्वप्रथम जो चित्रांकन हुआ वो बसौली शैली के अंतर्गत हुआ गया। ये चित्रांकन की अगर हम बात करें तो इसमें जो चित्रकार रहते थे, उन चित्रकारों में ने जो सर्वप्रथम जो अंकन किया गया था वो 1694 से 1695। देखिए 1694 से 1695 में इन्होंने जो इनके जो चित्रकार थे, इन्होंने चित्र किया था वो किस में किया कि ये जो चित्रकारों ने जो चित्रांकन इसमें किया कि जो देवीदास है ना, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो राजा कृपाल सिंह हैं, इनके संरक्षण में इस समय रसमंजरी पर आधारित बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण से संबंधित ये तमाम चीजों का चित्रांकन हो रहा था। और आपको एक बता दूं, बसौली शैली में ही जो भागवत पुराण थे ना, भागवत पुराण हो गया और उसमें रागमालाओं के चित्रण आपको देखने को मिलते हैं। देखिए बसौली शैली में जो चित्र देखने को मिलते हैं, चित्र उसमें क्या कहा मैंने आपको? भागवत पुराण और साथ ही दूसरा क्या कहा, बताइए, बताओ। अरे जो राग माला, समझ रहे हो, राग माला के यहाँ पे चित्रांकन हुए। और अगर आप ये भी कह सकते हो इसमें 12 मासा, ठीक है, 12 मासा किसे कहते हैं बताओ? सर 12 मासा से संबंधित चित्र, ठीक है। ये 12 मासा की अगर बात करें, भगवत पुराण की बात करें या रागमाला की चित्रों की बात करें तो इसमें ये चित्रों में इनका सर्वाधिक रूप में प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर हम देखें ना, अगर हम बसौली शैली को देखें विशेष रूप से, तो इसमें जिस प्रकार से जो स्थानीय राजा रहे हैं, स्थानीय राजाओं ने क्या करा, अपनी रुचि के आधार पर जो उनकी इच्छा करती थी उसके आधार पर वो क्या करते थे, जैसे अपनी पत्नियों के हो गए, जैसे राज दरबारी हो गए, या इनके जो ज्योतिषी हुआ करते थे, या फिर दरबार में कोई भिक्षु जो भिक्षा मांगने आ जाते थे, या फिर ऐसे बहुत ढेर सारे अनेक चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे। सामाजिक मुद्दों पर जो ग्रामीण दृश्यों का चित्रांकन हो गया, प्रकृति चित्रांकन तो हुआ ही हुआ है, रागमाला की हमने बात करी। जो
इसके जो स्थानीय जो चित्रकार थे, विशेषकर आपको याद रखिएगा, जो बसौली शैली में जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं जो अपने परिवार के, अपनी बच्चों के, अपनी बीवियों के, साथ ही जितने भी दरबार में जितने भी पद में, जो बड़े बड़े पदों में जो बैठे रहते, जो सेनापति जो अलग अलग विभागों में जो कार्यरत रहते थे, साथ ही जो इनके दरबार में जो ज्योतिषी के तौर पे जो कार्य करते थे, साथ ही अन्य चीज़ों की अगर बात करें, भिक्षाओं जो भिक्षु होते थे उनके भी चित्रांकन को, जो ऋषि मुनियों होते थे उनके भी चित्रांकन उनके द्वारा बनाए गए हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए कुछ मैं बता दूं, देखिए बसौली शैली की अगर बात करें, जो बसौली शैली की हमने ये बात करी थी, बसौली शैली का जो प्राचीनतम जो शैली जो रही है, बसौली कलम के रूप में हम इसको जानते हैं। बसौली शैली की अगर हम कहें, जो ये जो राज्य क्या है, ये अपना से एक अलग सा ये स्थान है, बसौली शैली एक अलग से स्थान है, जो आपके चंबा हो गया, गुलेर हो गया, न चंबा हो गया, लखनपुर हो गया, जसकोट हो गया, नूरपुर हो गया, जो रियासतों से क्या था, इन रियासतों से ये घिरा हुआ था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसौली शैली किन रियासतों से घिरी हुई थी, तो आपको पता होने से कौन कौन सी रियासतें, मैं देख लीजिए जो घिरी हुई जो रियासत है, मैं उन रियासतों को लिख देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, आपको पता होगा। चंबा हो गया, चंबा हो गया, लखनपुर हो गया, याद रखना लखनपुर हो गया। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जसरोटा हो गया, नूरपुर के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। नूरपुर जो रियासत होती थी, रियासतों से ये क्या था, ये घिरा हुआ ये था। ठीक है, घिरा हुआ कौन था, इन तमाम चीजों से जो घिरा हुआ जो राज्य था वो कौन सा था, आपका बसौली था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, और ये जो घिरा था, ये जो बसौली थी, ये किस घाटी में स्थित थी, कभी पूछा जाता तो ये रावी घाटी में ये क्या थी, स्थित थी। ठीक है, थी रावी घाटी में ये स्थित थी। और रावी घाटी की अगर बात करें तो रावी घाटी के पास एक छोटी सी नगरी थी, तो यहाँ पर ये घिरी हुई थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल ये जो राज्य बना था, ये राज्य कितने गांव से मिलकर बना था, जो ये राज्य बना था, बसौली राज्य बना था, ये कितने गांव से मिलकर बना था, कुछ पता है? 74। हाँ, 74 ये गांव से ये घिरा कर ये जो राज्य का जो निर्माण हुआ था वो आपके बसौली शैली थी। ये बसौली शैली जो थी आपके 74 गांव से ये घिरी हुई ये थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अब अगर हम देखें जो ये जसकोट की अगर हम बात करें तो ये अब क्या है, जम्मू जसरोटा जिले की एक तहसील के रूप में हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बसौली को हम जो जानते हैं, ये जो घिरी हुई थी ये आपके जम्मू के एक जसकोटा एक के रूप में, एक शैली के या कहें एक तहसील के रूप में हम इसको जानते हैं। जब हम बोलते हैं कि जो बसौली शैली का अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उसके कलाकृति को अगर देखें तो आप देखोगे कुल्लू के जो राजा रहे हैं, याद रखने कुल्लू के जो, मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मैं पढ़ के समझा देता हूँ। जो कुल्लू के जो राजकुमार थे भोगपाल ने क्या करा, याद रखो कुछ चीज बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है। जो कुल्लू के, समझ में आ रहा है बेटा, कुल्लू के जो राजा थे, राजा कौन थे कुल्लू के राजा? भोगपाल ने क्या करा, जो कुल्लू के राजा थे जो भोगपाल ने, ये राणा बिल्लों, याद रखो बिल्लों थे, राणा बिल्लों से इन्होंने क्या करा, बिल्लों को हरा कर जो कुल्लू के जो राजा थे भोगपाल, उन्होंने जो राणा बिल्लों को हरा कर इस राज्य की नींव डाली थी। समझ में आ गया? जो भोगपाल थे, जो कुल्लू के जो राजा भोगपाल थे, इन्होंने जो राणा बिल्लों को हरा कर क्या कर थी, इस राज्य की नींव कहीं ना कहीं डाली थी। जब इन्होंने इस राज्य की जो नींव डाली थी वो किस वर्ष डाली थी, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्होंने जो नींव डाली थी वो 765 ईस्वी में इन्होंने क्या डाली थी, ये इनकी नींव डाली थी। और 1630 की बात करूं तो 1630 में इन्होंने राजधानी बलौर लिख लीजिए, राजधानी बलौर से बदल कर इसे 19 किलोमीटर की दूरी पर जो रावी नदी के ये तलहटी पर इसे क्या कर दिया, जो आज हम जो जानते हैं बसौली शैली को यहाँ पर क्या स्थापित कर दिया गया। बल्लौर से जो कुल्लू की जो राजा थे भोगपाल ने
इसको यहाँ से हस्तांतरण, पहले इनकी जो राजधानी थी वो बलौर थी, बलौर से इन्होंने हस्तांतरण करी। जो रावी नदी है, जो रावी नदी के बलौर से बदल कर इन्होंने क्या करा, 19 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर, 19 किलोमीटर की दूरी पर, जो 19 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने क्या किया, रावी नदी के किनारे पर, दाहिने किनारे पर के समीप इन्होंने बसौली को ये कर दिया गया, नाम बदल दिया और इसको इस ताबे हस्तांतरण कर दिया, और जो नाम पड़ा वो आपके क्या पड़ा, बसौली पड़ा। समझ में आ गया बसौली का मेन कारण? जी सर। तो बसौली पड़ गया, और साथ ही इसके पश्चात जो राजा रहे, संघपाल रहे, उन्होंने 1635 से 1673 में दारा सिकों की मित्रता के कारण यहाँ पर कला पर अधिक रुचि दिखाई। देखिए, आप देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में कला में किस प्रकार से रुचि, इस क्षेत्र में विशेषकर हम बात करें बसौली शैली में किस प्रकार से रुचि रही। तो आपको पता है औरंगजेब का जो पुत्र था कौन था? आप औरंगजेब का पुत्र। ये बताओ, दारा सिकों किसका पुत्र था? शाहजहां का था या फिर औरंगजेब का? औरंगजेब। ठीक है, किसका था याद रख लेना, ठीक। जी सर। अब जब हम बात करते हैं, दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह ने क्या करा, इन जो पहाड़ी रियासतों में क्या था, ये मुगलों के प्रसाद पर्यंत ये लोग जीवित है या कहीं इन पे संरक्षण कहीं मिलता था। तो बसौली शैली के जो राजा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो दारा शिकोह थे, दारा शिकोह से कहीं ना कहीं इनकी नजदीकियां थी, तो यहाँ इस क्षेत्र में कला की रूप में कहीं ना रुचि दिखाई, और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कला में विकास होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी जी। इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब हम अगर बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझते हैं। जब हम बात करते हैं कि भारतीय चित्रकला की जो परंपरा रही है, जो परंपरागत तौर पर जिसे हम पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला में अपनी जो किस प्रकार से रसमयी या कहें इसमें सुंदरता लिए हुए या भावात्मकता किस प्रकार से ये प्रस्तुत करती है, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों का विश्लेषण विशेष महत्व आपके पहाड़ी शैली में रही। अगर पहाड़ी शैली की अगर हम बात करते हैं, तो पहाड़ी शैली में जिस प्रकार से कलाकृतियों का निर्माण हुआ, वो आपके आध्यात्मिक तौर पे भी रहा और सौंदर्य के रूप में भी रहा और दैविक तौर पे भी रहा, या उसका अनुसार या कहें उसके अनुकरण में भी ये सांझी चलती रही। और पहाड़ी शैली में जिस प्रकार से हमने कहा कि पहाड़ी रियासतों में जो बसी या पहाड़ी क्षेत्रों में जो पनपी जो कला थी, उसे हम पहाड़ी शैली की, क्योंकि पहाड़ के जो प्राकृतिक सौंदर्य इसने क्या करा, इस कला को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ स्तर पर ले जाने का कहीं ना कहीं कार्य करा। और इस पहाड़ी प्रकृति वातावरण से जिस प्रकार से संबद्ध थी प्रकृति का जो चित्रण रहा, तो कहीं ना कहीं इस पहाड़ी सौंदर्य का, प्रकृति सौंदर्य ने ही इस पहाड़ी कला को क्या कहा का एक सर्वश्रेष्ठ रूप में कहीं ना कहीं विकसित किया, एक उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पर अगर हम कहें तो पहाड़ी शैली में कहीं ना कहीं एक स्वर्ण काल भी यहाँ पर आया, जहां पर तमाम चीजें कला अपनी उन्नति की शिखर पर पहुंच रही थी। और इस शैली की मैं बात करूं, जिस प्रकार से आध्यात्मिक तौर पर कहें या आत्मस्मरण के तौर पर कहीं जिस प्रकार से अभिव्यक्ति हो रही थी, जिसमें कलात्मक तौर पर जो रही थी, कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो भारतीय चित्रकला के जगत में अगर हम बात करें, तो इसमें वैचारिकता का भी बोध हमें देखने को मिलता, सौंदर्य का भी बोध हमें कहीं ना कहीं नवीन चीजें देखने को मिली। जैसे आपने अभी बोला था कि बेटा, जब 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, तो 20वीं शताब्दी के जब प्रारंभ में अगर हम बात करते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय और पंजाब में किस प्रकार से एक शैली जो उन्नत रूप में जो परंपरागत तौर पर विकसित रही या चित्रों में जिस प्रकार से विद्यमान रही, तो कहीं ना कहीं हमें जो चीजें देखने को मिलती है, जिसका उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ी शैली के में हमें देखने को मिलते। जो आपको पता है, जो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के तौर पे भी जो रहे अनंत कुमार स्वामी के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने जो पहाड़ी शैली की अगर हम बात करें, जो इन्होंने जिस प्रकार से पहाड़ी शैली के इस क्षेत्र में जिस प्रकार से वर्गीकरण करा, जिसमें बसौली हो गया, कुल्लू हो गया, गुलेर हो गया और नूरपुर हो गया, यहाँ से जो चित्र इनके द्वारा जो प्राप्त किए गए, इनके द्वारा जो खोज की गई, तो कहीं ना कहीं इन्होंने दक्षिण के चित्रों में भी उनकी चीज़ों का अनुमान लगाए, तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं, या कहें आप ये बताओ, जैसे मैंने परसों आपसे ये कहा था कि पहाड़ी शैली का जो श्रेय जाता है किस व्यक्ति को जाता है? पहाड़ी शैली का जो श्रेय खोजने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? हामिद को।
ठीक है, मैंने परसों एक क्वेश्चन आपसे ये भी कहा था कि पहाड़ी शैली में जिस प्रकार से शैलियाँ रहीं और उनके जो शासन काल रहा, स्वर्ण काल को रहा, या कौन से राजा के समय में अपने चरम पे ये रही। जैसे मैंने आपको बसौली के बारे में बात की थी परसों, मैंने कहा कि बसौली शैली में जो कला रही, जो अपने चरम पे रही, वो किसके शासन काल में रही? वो जो राजा कृपाल सिंह की जब हम बात कर रहे हैं, जो कृपाल सिंह है, उनके समय में क्या रही? ये बसौली शैली अपने चरम पे रही। उसके बाद गुलेर शैली आती, तो गुलेर में जो वहाँ के जो राजा थे गोवर्धन चंद्र थे, उनके शासन काल में ये फली फूली। चंबा की अगर बात करें तो चंबा में उमेश सिंह थे, उनके समय में फली फूली। और कुल्लू की अगर बात करते हैं, वहाँ पर जो कुल्लू में जो राजा रहे वो प्रीतम सिंह रहे, तो वो सिंह रहे, उनके समय में फली फूली। और जब हम कांगड़ा की बात करते हैं, कांगड़ा शैली में जो रहे, जो राजा रहे, वो आपको पता है संसार चंद के रूप में ये जानते हैं हम उनको। और साथ ही अगर आप जम्मू शैली की अगर बात करते हो, तो वहाँ पर रणजीत सिंह रहे, तो उनके शैली में ये शैली क्या हुई? कहीं ना कहीं फली फूली। इतना समझ में आ गया? जी सर। तो इतना तो आपको समझ आ जानी चाहिए। जब हम, अगर एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा डीपली इसको समझिएगा। जब हम पहाड़ी शैली का अगर वास्तविक विकास की अगर बात करते हैं, तो वास्तविक विकास कब हुआ? पहाड़ी शैली का अगर वास्तविक विकास की बात करते हैं, तो वास्तविक विकास कब हुआ? वास्तव में इसके विकास का अगर क्रम बांधे तो ये जो इसका प्रारंभ हुआ था 1700 से 1700 से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ ना। जब हम बात करते हैं तो इसका वास्तविक जो विकास हुआ वो आपके 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, मध्य काल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हुआ, 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई, कहीं ना कहीं 18वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, ये अपने पूर्ण रूप में, ये कहीं अपने चरम रूप में ये पहुंच चुकी थी। अब जो इसका कहीं ना कहीं जब इसके चरम बिंदु पे ये पहुंची, ये पूर्ण हो चुकी थी। और बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं, अगर आप पढ़ोगे इसको, तो कहीं ना कहीं मुगल शैली में जिस प्रकार से कला में कला की अगर हम बात करते हैं, मुगल शैली में कला, जबकि अगर हम कहें कलम की जो बारीकियां थी मुगल काल में, जिस प्रकार से चित्रकला में क्या थी, कलम की जिस प्रकार से बारीकियां थी, उनमें रंगों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया मुगल काल में, तो वही भावात्मक रूप में कहीं ना कहीं उसमें उन्मुक्त अभिव्यक्ति किस प्रकार से लाई गई थी, कलात्मकता लाई गई थी उनमें, अभिव्यक्ति का, और कहीं आध्यात्मिक रूप में भी लाया गया था। तमाम विषय आपने देखे होंगे। मुगल शैली क्यों अपने चरम पर ये रही थी, तो ये तमाम चीजों को ये क्या करते थे, उनका प्रतिनिधित्व तो आर्ट करती थी। तो उसी प्रकार से पहाड़ी शैली में भी वही चीजें आई, उन्हीं के रूप में किस प्रकार से भावात्मकता लानी थी, उसमें अभिव्यक्ति लानी थी। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की बात करता हूँ, ये प्रकृति चित्रण की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका ये प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं उत्कृष्ट शैली के रूप में ये करती थी। जब हम पहाड़ी शैली के विकास की अगर बात करते हैं, तो उसमें आनंद कुमार स्वामी ने अपना एक लेख भी लिखा है। वो जो लेख था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये इनका जो कहना था कि भैया ये पहाड़ी शैली है, ये उतना नहीं, वरन की उसमें जो इनका जो केंद्र में रहा, ये क्या करे, ये भ्रमण करते रहे। केवल उतना ही नहीं, वरन उन्होंने अनेक जो कला केंद्रों का भ्रमण किया, और कला का जो वास्तविकता, सौंदर्य को पहचान करके और विशिष्ट रूप में एक जो शैली को विकसित किया, वो आपकी कौन सी शैली थी? पहाड़ी शैली के रूप में इन्होंने इसको स्थापित करा। ठीक है, इतना बेटा आपके समझ में आ रहा है? जी सर। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप पहाड़ी शैली के साहित्य को देखोगे ना, अगर हम पहाड़ी शैली के साहित्य के देखते हैं, तो इसका जो साहित्य जो हमें मिलता है, वो आपकी 11वीं शताब्दी में जो भारत में जिस प्रकार से वैष्णव धर्म का जब उदय हुआ था, अगर आपने वहाँ जैसे बुद्ध का हमने पढ़ा था, गौतम बुद्ध का पढ़ा था, तो जिस प्रकार से वैष्णव धर्म आया था, साथ ही आपके जैन धर्म आया था, ब्राह्मण धर्म आया था, बौद्ध धर्म था, तो वहीं पर जो 11वीं शताब्दी के मध्य में जिस प्रकार से भारत में वैष्णव धर्म का उदय हुआ था, तो उसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं अगर हमें देखने को मिलता है, तो उसमें कृष्ण की ओर कहीं ना कहीं जनता का ध्यान क्या था, आकर्षित हो रहा था। कहीं ना कहीं अगर हम वैष्णव भक्ति की अगर बात करते, तो उसमें जो कवि रहे, तो कहीं ना कहीं कृष्ण को अपनी शैलियों में हर किसी ने क्या करा, उतारने की कोशिश की, और उसके आधार पर चित्रों को चित्रांकन करने का कार्य करा, और कृष्ण पर काव्य का चित्रांकन हुआ, काव्य में बहुत चीजें लिखी गई। और जो ये तमाम चीजें 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य ये तमाम चीजें चलती रही। और अगर हम बात करें, अगर हम पहाड़ी शैली की जो साहित्य की बात करें, तो इस समय जितने भी कवि हुए ना, कवियों ने रचनाएं भी रची। और राजस्थानी शैली में की बात करूं, अगर पहाड़ी शैली के जो कलाकार थे, कहीं ना कहीं
इन कवियों से कहीं ना कहीं क्या थे, ओतप्रोत थे, कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित थे। जिस प्रकार से उन्होंने तुलिका में उठाकर जो शब्दों को, किस चित्रों को किस प्रकार से आकार दिया, वर्ण दिया, रेखा दिया, उसमें कलात्मकता का जो विशिष्टता रही, वो तमाम चीजें इसमें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक, अब जब हम आपसे बात कर ही रहे हैं कि भैया किस प्रकार से ये बसौली शैली में तमाम चीजें रही, तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि बसौली शैली जो तमाम मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। जब हम बसौली शैली की अगर बात करें तो बसौली शैली के जो कलाकार रहे हैं, उन्होंने क्या करा, जो अन्य पहाड़ी शैली, अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र थे ना, देखिए बसौली हो गया, चंबा हो गया, गुलेर हो गया, अलग अलग क्षेत्र में थे। तो जो बसौली शैली के विशेषकर जो कलाकार रहे, उन्होंने क्या करा, जो पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र में पहाड़ी शैली फैली थी, उन्होंने क्या किया, चंबा में, साथ ही कुल्लू में, और ये जो स्थान थे चंबा और कुल्लू, ये पहाड़ी शैली के तौर पर अगर देखोगे तो ये जो केंद्र थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र थे। और हमें जो जानकारी प्राप्त होती है कुल्लू में, कुल्लू से हमें बहुत सी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू से हमें क्या चीजें प्राप्त होती हैं, कभी आता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ से संस्कृति के बारे में हमें पता चला, वहाँ पर महाकाव्य किस प्रकार से चित्रांकन हुए, रामायण के चित्रों का बारे में हमें कहीं ना कहीं वहाँ से पता चलता है, और सिंगरी रामायण के नाम से क्या है ये जानेगी। अब अगर हम कहें कुल्लू को किस नाम से आगे जाना गया, कुल्लू को किस नाम से दूसरे नाम से जाना गया, आपको पता होना है सिंगरी जो रामायण के नाम से भी कुल्लू को जाना गया। याद रखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? जो कुल्लू था ना, आपको बता दूं, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो तमाम चीजें फैली थी, चाहे चंबा और कुल्लू की बात करें, तो ये जो केंद्र था अपने आप में महत्वपूर्ण केंद्र था। और कुल्लू से बहुत ढेर सारी चीजें हमें प्राप्त हुई, जैसे आपके संस्कृत के क्षेत्र में पता चला, रामायण के बारे में पता, महाकाव्य के बारे में पता चला। इनके ये पता कैसे चला, यहाँ से हमें उनके चित्र प्राप्त हुए। और इसी क्षेत्र को अगर हम बात करें तो सिंगरणी जो है, सिंगरी रामायण के नाम से भी कुल्लू को जाना जाता है। कभी क्वेश्चन बचाता है सिंगरी रामायण के नाम से किस शैली को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कुल्लू शैली को जाना जाता है, कुल्लू को कुल्लू नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या था, जो सिंगरी नामक एक स्थान था, याद रखना क्यों जाना गया, सिंगरी रामायण के नाम से क्यों जाना गया। सिंगरी नामक क्या था, स्थान था, वहां पर कुल्लू शाही परिवार क्या करता था, निवास करता था। सिंगरी का एक स्थान था जिसे सिंगरी रामायण के रूप में जो हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, कुल्लू के जो राजशाही जो परिवार था, जो यहाँ के जो शासक थे, उनके परिवार क्या करता था, यहाँ पर शाही परिवार का यहाँ पर क्या था, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रहता था। और इसकी एक यहाँ पर क्या थी, प्रजाति के रूप में या एक प्रति अगर हम देखें, कहीं ना कहीं आपको राजा क्या परिवार का किस प्रकार से चित्रांकन मिला, और राजा के परिवार को कहीं ना कहीं जो सिंगरी जो क्षेत्र था, वहां पर कहीं सिंगरी करके एक जगह आती है, तो वहां पर जो राजा थे शाही परिवार के, तो उनके परिवार को यहाँ पर संरक्षण यहाँ पर प्राप्त होता था, तो यहाँ पर रहते थे। और कुल्लू के कलाकारों द्वारा क्या कहा गया, कुल्लू के जो कलाकार थे किस प्रकार से उन्होंने बसौली शैली के रूप में, जैसे बिलासपुर की बात करी थी हमने, बिलासपुर की कहीं ना कहीं जो शैली थी, कहीं ना कहीं उनसे वो प्रभावित रहे। और बसौली शैली की अगर हम बात करें तो बसौली शैली में जिस प्रकार से राम का वनवास का चित्र बनाया गया था, और जब राम क्या करते हैं, वनवास जाते हैं, तो उससे पूर्व क्या करते हैं, अपनी पत्नी और साथ ही जो उसके भाई थे लक्ष्मण से के साथ क्या करते हैं, वो अयोध्या छोड़ने की जब वो तैयारी करते हैं, तो राम अपने भाई के जो लक्ष्मण थे, वो साथ ही जो उनकी संपूर्ण संपत्ति जो थी, उनकी जो जनता थी ना, जनता में क्या करते हैं, बांट देते हैं कि भैया मेरा जो राजपाट है वो आपके अपने भाई में, साथ ही अपने जो उसका जो भाई था जो अयोध्या जब छोड़ रहे थे, तो उन्होंने राम ने क्या करा, जो अपने भाई लक्ष्मण के साथ क्या करते हैं, अपनी जो संपूर्ण जो जितनी भी संपत्ति थी ना, वो जनता में बांटते हुए चित्र को दिखाया गया है। उसमें इस प्रकार से चित्र को दर्शाया गया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया किस चित्र में राम, कौन सी शैली में राम को वनवास जाते समय जो अपनी संपत्ति किसको समर्पित करते हुए दिखाया गया है, तो आपको पता है जनता को और लक्ष्मण को वो अपनी पूरी संपत्ति क्या है बांटते हुए दिखाई देगा। ये एक चित्र में इसको चित्रांकन किया गया है। जब ये चित्र को आप देखोगे, चित्र में क्या किया गया, राम की जो बाईं ओर राम को दिखाया गया है और लक्ष्मण को सीता के साथ क्या करा है, खड़ा करे हुए यहाँ पे दिखाया गया है। और ये क्या करते हैं, जितने भी अपने साजो सामान है उनको कहीं ना कहीं दान करते हुए दिखाया गया है। और लोगों की वहाँ पर बहुत ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो चित्रकार था, उस चित्रकार ने जो ये चीज़ों को दर्शाया गया, वो बहुत शानदार तरीके से क्या करा है, चित्र को दर्शाया गया। और देखिए
किस प्रकार से, जैसे सामने से हम दान दे रहे हैं ना, किसी चीज को दान दे रहे हैं, तो जो दान प्राप्त कर रहा है ना, वो प्राप्तकर्ता को भी इसमें दिखाया गया है। और बहुत अधिक ढेर सारी इसमें भीड़ों को दिखाया गया, जनता किस प्रकार से उन सामानों को लेने के लिए लगी पड़ी है। और जब ये चित्र को आप देखोगे तो चित्र में कहीं ना कहीं गाय के बछड़ों पर जो लटकी हुई, देखिए गाय के बछड़े भी दिखाए गए हैं, गाय के बछड़ों को दिखाया गया है, उनका मुंह खुला हुआ है, और वो जो मुंह से जो शब्द निकाल रहे हैं वो राम शब्द निकाल रहे हैं, या कहीं कहीं ना कहीं वो राम को निहारते हुए चित्रों को यहाँ पर चित्रांकन किया गया। और जब ये चित्र की आप स्थिरता देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो चित्रकार था, चित्रकार ने इसमें अलग अलग तरीके से भावों को प्रदर्शित किया है, अलग अलग भावों को प्रदर्शित किया है। कहीं नहीं कहीं आपको बेजुबान जानवरों को दिखाया गया है, कहीं पर जनता को दिखाया गया है, कहीं पर राजपाट को छोड़ते हुए जो कि राम है उसको दर्शाया गया है, सीता को दिखाया गया है, और साथ ही लक्ष्मण को दिखाया गया है। और साथ ही अगर मैं बात करूं जो भाव प्रदर्शित किए हैं, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे शांत करके दिखाया गया, धीरे धीरे करके जो मुस्कुरा रहे हैं राम, कहीं ना कहीं जो इसमें जो क्या बोलते हैं लक्ष्मण है वो जिज्ञासु हुए हैं, और कहीं ना कहीं सीता विरह के रूप में दर्शाया गया है। इसमें क्या है, इसमें अगर चित्रों को अगर देखोगे तो चेहरे में कहीं भी खुशी, या कहीं दान को प्राप्त करते हुए जो लोग हैं उनको दर्शाया गया है, और किस प्रकार से ब्राह्मणों को दर्शाया गया है। और ब्राह्मणों के मस्तक में अगर आप देखोगे जो ब्राह्मण इसमें दर्शाया गया है, तो ब्राह्मणों के मस्तक में क्या गया, जो तिलक का निशान इसमें दिखाया गया है, हल्की हल्की दाढ़ी भी दिखाई गई है, मूछों का अंकन भी इस शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। तो तमाम चीजें इसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। जब आप इस चित्र को बहुत डीपली देखोगे, थोड़ा सा जब डीपली देखोगे, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को दर्शाया गया है। इसमें एक चीज और भी है, ठीक है, इसमें क्या है, जब ये चित्र को आप देखोगे तो इसमें राम लक्ष्मण को, जो विश्वामित्र थे ना, आप जानते होंगे विश्वामित्र के साथ किस प्रकार से बहुत जंगल दिखाया गया है, बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, आगे से जो विश्वामित्र चल रहे हैं और उसके पीछे से राम लक्ष्मण घने जंगल से गुजरते हुए दिखाए गए हैं, और साथ ही इनके अगल बगल साधु किस प्रकार से नग्न अवस्था में तपस्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राक्षसों का वध करते हुए राम को भी दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं कलाकार जो था यहाँ पर, उसने जो बारीकियों से जो अपनी कुशलता का जो परिचय दिया है, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें दिखाई। जब इसमें आप इस चित्र को बहुत डीपली अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके एक और आप देखोगे भेड़ियों को देखोगे, भेड़ियों का दिखाया गया, कहीं ना कहीं भेड़े दिखाया गया, तो दूसरी तरफ आपके बाईं तरफ बाघ को दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भेड़िया का भी अंकन किया गया, बाघ का भी अंकन किया गया। और साथ ही अगर बात करें जो राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, तो राम और लक्ष्मण के जो चेहरे हैं उनमें कहीं भी ऐसा भय का भाव नहीं दर्शाया गया, और निडरता से वो क्या कर रहे हैं, आगे को वो चलते हुए दिखाए गए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा कि जो ये चित्र दिखाया गया, जिसमें मैंने कहा था कि आप जो चित्र है जिसमें विश्वामित्र के जो पीछे राम को चलते हुए और लक्ष्मण को चलते हुए दिखाया गया है, वो किस वर्ष से इसको बनाया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके बनाया गया था 1680 से आपके 1688 के बीच में इसको बनाया गया था। 8 साल का समय लगा, ठीक है। 1680 से 1688 मैं क्या बताया, इस चित्र को जो राजा रघुवर के पीछे का जो सिंहासन बीच में दिखाया गया, सिंघरी के जो घाटी को किस प्रकार से सुरक्षित दिखाई, ये तमाम चीजें इसमें दिखाई गई। इतना समझ में आ गया है ना? जी सर। मैं बोर तो नहीं हो रहे हो? हेलो। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो? हेलो। जी सर, जी सर। देखिए, बसौली शैली की विषय वस्तु क्या थी बताइए? बसौली शैली की विषय वस्तु क्या थी बेटा, बताओ। सर वो क्या बोलते हैं, राज मंजरी और दोनों के चित्र। देखिए, अगर हम बसौली शैली की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो बसौली शैली में जो चित्र बने हैं वो धार्मिक रूप से
और साथ ही पौराणिक विषयों पे भी बने हैं, बहुत ढेर सारे इसमें बने हुए हैं। और इसमें श्रीमद् भागवत का और रामायण का हो गया, गीत गोविंद हो गया, और केशव दास बिहारी और बिहारी की कविताओं पर आधारित इसमें चित्र बने हैं, कि इसमें आपकी बसौली शैली में। याद रखिएगा, बसौली शैली में आपके रामायण से संबंधित, गीत गोविंद से संबंधित हैं, केशवदास बिहारी की जो कवि हैं, उनकी जो बिहारी की जो कविताएं हैं उन पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। और श्रृंगार विषय के भी चित्र आपको मैंने बताया कि श्रृंगार विषय के किस प्रकार से चित्र बने। इसमें नायिका और नायिका भेद, जिसमें नायक और नायिका का भेद का भी चित्रांकन किया। रागमाला के चित्र मैंने कहा था कि उस पर आधारित थे। साथ ही आपके भगवत पुराण थे, 12 मासा के चित्र इसमें क्या क्या है दर्शाए गए। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बसौली शैली है, बसौली शैली की विशेषताएं क्या है, बताइए, ये बसौली शैली की विशेषताएं जानती हो? विशेषताएं बताइए। सर आवाज कट रही है आपकी अब तो। जी सर। मैं कह रहा हूँ बसौली शैली की विशेषताएं क्या है? सर बसौली शैली में जो क्या बोलते हैं